Hello everyone, welcome to Human Classes. Let's get started. So today we will learn about United Nations, a very important international organization. तो देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बेसिक, उसके बाद देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि जो यूएन है वो उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और वो कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द टाइम। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर हम यूएन सिस्टम की बात करें तो वो बेसिकली 4 हेड के अंदर कवर होता है, जिसमें सबसे पहले आता है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, जिसमें अपने यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, आईसीजे, ट्रस्टशिप काउंसिल एंड यूएन सेक्रेटेरिएट होता है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट फंड एंड प्रोग्राम जैसे यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनिसेफ, अंक्टाड एंड अदर्स। नेक्स्ट अपना यूएन स्पेशलाइज एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, वीपो, आईटीयू, फाओ, आईएलओ एंड अदर्स। तो देर आर टोटल 17 यूएन स्पेशलाइज एजेंसी है और जो यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उनके साथ क्लोज रिलेशन में काम करती हैं। 15 तो जो इकोसोक है उसी के अंडर काम करती हैं। नेक्स्ट अपना यूएन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज, डब्ल्यूटीओ। जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट थी ये क्या थी कि यूएन सिस्टम से बाहर हुई थी, लेकिन ये क्या है कि यूएन के साथ मिल के काम करते हैं। ओके, इनके क्या रोल है और क्या फंक्शन है देखेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट देखेंगे मोर एंड मोर एंड मोर। तो शुरू करते हैं अपना। जो यूएन है उसके मोटो है पीस, डिग्निटी, इक्वालिटी ऑन ए हेल्दी प्लेनेट। इसी के बेस फर्स्ट जो 8 मिलेनियम गोल थे और बाद में जो 17 एसडीजी गोल हैं वो पिक्चर में आए थे। ओके, ये है लोगो। लोगो क्या है कि ऑल ब्रांचेज के अंदर वर्ल्ड मैप। टोटल मेंबर कंट्री है 193 और टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है 6। इसमें अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश है। एक्चुअल में क्या है कि चाइनीज कोई लैंग्वेज नहीं है, मैंडरिन लैंग्वेज है, लेकिन बोलने में अपना चाइनीज आता है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करें तो 1914 में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 ब्रेकआउट हुआ, जो कि 1918 तक लड़ा गया, जिसमें टोटल डेथ हुई अराउंड 22 मिलियन और इतने ही अराउंड वुंडेड हुए। तो फ्यूचर में इस टाइप का जो वॉर है, इस टाइप का जो इंसिडेंट हुआ वो ना हो। तो 1919 में क्या हुआ कि जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, उन्होंने एक आइडिया सजेस्ट किया कि देयर शुड बी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड पीस एंड सिक्योरिटी एंड मच मोर। और इस तरह से क्या था कि जो लीग ऑफ द नेशन था उसका जन्म हुआ और उनको इस आइडिया के लिए क्या है कि नोबल पीस प्राइज से नवाजा गया। अब नोबल प्राइज की बात आई है तो देख लेते हैं नोबल प्राइज के बारे में। नोबल प्राइज क्या है कि 5 कैटेगरी में मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, लिटरेचर एंड पीस प्राइज। जो पहली 4 हैं उनको देता है स्वीडन। और नोबल पीस प्राइज कौन देता है? नॉर्वे। नॉर्वे एक प्राइज और देता है, एबल प्राइज, जो कि मैथमेटिक्स में मिलता है और जो पीस प्राइज के ही इक्विवेलेंट माना जाता है। ये दोनों अभी करंट में क्या है कि नाटो के मेंबर बनने जा रहे हैं, तो इनकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है अपना इंडिया, ये है यूरोप और यहाँ पे है नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इनको बोलते हैं हम स्कैंडिनेवियन कंट्री। और ये है बाल्टिक की, और इससे बॉर्डर टच करती है एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया की, इसलिए इनको बोलते हैं बाल्टिक स्टेट। तो ये छोटा सा पोर्शन है ग्रीन कलर, ये रशियन टेरिटरी है। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि अगर बाल्टिक सी से रशिया की बॉर्डर भी टच करती है। ये है स्वालबर्ड। स्वालबर्ड में क्या है कि इस वर्ल्ड के जितने नॉन प्लांट हैं उनके सीड यहाँ पे रखे गए हैं फॉर फ्यूचर इंसिडेंट। ओके, जैसे कि आप लोगों ने अगर किसी ने मूवी देखी हो मैड मैक्स फ्यूरी, उसमें वो ओल्ड लेडी ने क्या था कि सीड को प्रोटेक्ट किया था फॉर फ्यूचर, इसी तरह यहाँ पे रखे गए हैं। इंडिया में भी लद्दाख में एक लोकेशन है, आप लोग चेक करना कहाँ पे है वो, लद्दाख में। वहाँ पे भी क्या था कि सीड को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो टिल 1920 तक क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन बन चुकी थी। इस आइडिया के लिए वुडरो विल्सन को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका था, लेकिन यूएस से क्या है कि लीग का कभी भी मेंबर नहीं रहा। 1990 से लेकर के 1939 के बीच में क्या हुआ कि जो लीग ऑफ नेशन थी वो काफ़ी वीक हो गई थी और जो रीजनल पावर राइज हुआ था। रीजनल पावर में कौन कौन थी? इंपीरियल जापान था, नाजी जर्मनी था और फारसी इटली था। जापान में इंपीरियल जापान के राजाशाही थी। नाजी जर्मनी का लीडर कौन था? यहाँ पे हिटलर था और फारसी में कौन था? मुसोलिनी था। तो 1939 में क्या हुआ कि वर्ल्ड वार 2 ब्रेकआउट हुआ। जो जर्मनी था उन्होंने पोलैंड पे अटैक कर दिया और इसमें एक तरफ थी एक्सिस पावर और दूसरी तरफ थी अलाइड पावर। एक्सिस पावर में कौन थे? जापान, ये मंचूरिया रीजन चाइना का। एक्चुअल में क्या था कि जो पूरा एशियान था वो जापान के ही अंडर था। इटली था यूरोप से और जर्मनी, ये एक्सिस पावर थी। अलाइड पावर में थे अपने यूके, फ्रांस, रसिया, अर्स्ट वाइल यूएसएसआर और चाइना। जून 1941 तक क्या था कि जो यूएसए था वो डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ओके, तो अगर 1941 से पहले क्या था कि जो ब्रिटिश थे, इंग्लिश, वो वर्ल्ड लीडर थे, लेकिन 1918 ऑनवर्ड यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इनकी हेजमनी क्या है कि डिक्रीज हो गई थी। और 41 तक की बात करें तो ये काफ़ी खस्ता हालत में थे, इस पोजीशन में नहीं थे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को सस्टेन कर पाए।
तो जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, विंस्टन चर्चिल, ये अपने बड़े भाई साहब के पास गए, एफडीआर सर के पास। बोले कि सर वी नीड हेल्प। बोला ओके बट आई नीड मार्केट एक्सेस। बोला कैसे होगा? बोला कि जो कॉलोनीज है ना जिन पे आप कंट्रोल करके बैठे हैं उनको फ्री करो। इस हिसाब से सुनने में लगता है कि एफडीआर सर काफ़ी महान आदमी रहे होंगे। खैर महान तो थे वो, यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे वो 4 टर्म तक। इन्हीं के बाद से जो 2 टर्म रूल है वो इनके बाद ही आया था कि कोई भी यूएस प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकता, और एक टर्म यूएस में कितनी होती है? 4 साल के लिए होती है, ठीक है। लेकिन रियल रीज़न क्या था कि 1941 तक जो यूएसए था वो इंडस्ट्रियली काफ़ी डेवलप हो चुका था, और इसको क्या था कि मार्केट चाहिए थी अपना जो प्रोडक्ट है उसको डंप करने के लिए। मार्केट पे कंट्रोल किसका था? मार्केट पे कंट्रोल अपना यूरोपियंस का था। तो इसलिए उन्होंने जो कॉलोनीज़ को फ्री करने की डिमांड रखी थी। तो बोले ठीक है, बोला ऐसे नहीं भाई साहब, रिटर्न में चाहिए। तो इस तरह से क्या था कि जो अटलांटिक चार्टर है उसका जन्म हुआ। लेकिन अटलांटिक चार्टर रेटिफाई हो पाता, इससे पहले जापान ने क्या किया कि पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, यूएस की टेरिटरी। यहाँ पे एक होनोलुलु आइलैंड है, उसमें है जो पर्ल हार्बर, और जो यूएसए था वो डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो गया। अटलांटिक चार्टर की बात करते हैं, उसमें क्या था कि 8 प्रिंसिपल क्लोज थे। पहला था कि नो टेरिटोरियल गेन। नो टेरिटोरियल गेन का मतलब था कि जितनी भी कॉलोनीज है उनको फ्री किया जाएगा, ओके। और नेक्स्ट था कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि कॉलोनीज खुद डिसाइड करेंगे उन्हें किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए, ओके। इसी के तहत इंडिया में क्या था कि क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में, ये देखो। और क्रिप्स ने काफ़ी क्रीपी काम किया था कि जितने भी स्टेट थे उनको क्या राइट टू ससीड दे दिया था, कि मतलब अगर उनको इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर पसंद नहीं आए तो वो अपना अलग होकर के अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था अपना ट्रेड बैरियर विल बी लोड, डेफिनेटली। ट्रेड बैरियर कितने? 2 टाइप के होते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। टैरिफ में आते हैं अपने कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, और नॉन टैरिफ में आते हैं एसपीएस, सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी, लेबलिंग, टेस्टिंग स्टैंडर्ड एंड अदर्स। इसी के तहत, टेस्टिंग एंड स्टैंडर्ड के तहत, ये जो अभी करंट में जो टर्की था उसने क्या था कि इंडियन गेहूं को वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। एसपीएस के तहत यूरोपियन यूनियन कई बार जो इंडियन फ्रूट्स हैं उन पे मतलब बैन लगाता रहता है, ओके। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की अगर हम बात करें तो कोई भी जो कंट्री है, अगर ये देख लेते हैं, जैसे कि ये इंडिया हो गया अपना, अगर बाहर से कोई भी ना प्रोडक्ट अगर इंडिया में आता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, ओके। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? मान लो कि चाइना ने क्या किया कि उनका खुद का कोई प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी सस्ते दामों पे इंडिया में भेज दिया। अब और इंडियन गवर्नमेंट को इसको बात का पता लग गया, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देती है, और उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटर वैलिंग ड्यूटी क्या होती है कि टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। जैसे कि यूएसए ने बोला था कि उनकी वो जो बाइक है हार्ले डेविडसन, जब वो इंडियन में आई तो बोला कि आप उस पर कस्टम ड्यूटी को कम करो, या लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। तो यूएसए ने जो इंडियन प्रोडक्ट, जो स्टील प्रोडक्ट वहाँ जाते थे उसके ऊपर क्या थे कि काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगा दी थी, और कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया था, ओके। नेक्स्ट अपना इकोसोक, ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, सोशल वेलफेयर होगा। इसी के अंतर्गत है ना काफ़ी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ है, ह्यूमन राइट है, ओके। नेक्स्ट अपना फ्रीडम ऑफ सीज, डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ सी की बात करेंगे। उसके इसके अंतर्गत क्या था कि अनक्लोज इस्टेब्लिशमेंट में आया था यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ओके। नेक्स्ट हुआ था कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा, डिसआर्मामेंट होगा। डिसआर्मामेंट के अंतर्गत डिफरेंट ट्रीटीज साइन हुई, जैसे कि एनपीटी, केमिकल वेपन ट्रीटी, बायोलॉजिकल वेपन, स्टार ट्रीटी एंड ओपन स्काई ट्रीटी एंड अदर्स। द टाइम, इफ टाइम परमिट, वी विल डिस्कस ईच वन बाय वन। तो 41 से लेकर के अगस्त 41 के बीच में क्या हुआ था कि अटलांटिक चार्टर साइन हो चुका था। 1941 से लेकर के 45 के बीच में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, बिग 3 की, तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई, और डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हुई। बिग 3 में कौन कौन से थे? इधर से रसिया था, उनका लीडर कौन था? स्टालिन था। यूरोप से यूके था, लीडर कौन थे? चर्चिल थे। और इधर से यूएसए था, यूएसए, और उनका लीडर कौन था? यूएसए से लीडर थे अपने एफडीआर। तो अप्रैल 1945 में क्या हुआ कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें टोटल 50 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और ये 2 महीने चली, अप्रैल से लेकर के जून तक। और जो इसका रिजल्ट था वो था यूएन चार्टर। यूएन चार्टर क्या होता है कि जो यूएन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करता है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन है उनका क्या रोल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो यहाँ सब कहाँ पे, यहीं पे मेंशन है, वो सब यहाँ यूएन चार्टर में मेंशन है, ओके। तो ये 50 कंट्रीज थे, और पोलैंड है, इनको बोलते हैं हम फाउंडिंग मेंबर्स। व्हाट अबाउट इंडिया?
यस इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर। तो नेक्स्ट है अगस्त 1945 को क्या हुआ कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो चार्टर में बात चल रही थी डिसआर्मामेंट की, इसने क्या कहता है कि आपने इसको शुरू कर दिया। 6 अगस्त 1945 को जो यूएसए ने क्या था कि जापान की टेरिटरी है हिरोशिमा, उसके ऊपर लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम ड्रॉप कर दिया, और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर प्लूटोनियम बम फैटमैन नाम का वो ड्रॉप कर दिया। ठीक है। और जो यूएस प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट एफडीआर ना होकर के ट्रूमैन थे। ओके, नेक्स्ट अपना 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ कि जो यूएन है वो इस्टेब्लिश्ड होगी, और जो बिग 5 कंट्री हैं उन्होंने इसको रेटिफाई कर दिया। इसलिए क्या था कि हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे के नाम से मनाया जाता है। अब देखते हैं अपने जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उनको देख लेते हैं वन बाय वन। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में है यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, ट्रस्टशिप काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट एंड आईसीजे। जो फर्स्ट 5 हैं उनका हेडक्वार्टर है अपना न्यूयॉर्क में, और जो आईसीजे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में है। हेग है नीदरलैंड में, और जो कि यूरोप का पार्ट है। यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली कुछ ऐसी दिखती है, और इसको बोलते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट। यहाँ बैठते हैं प्रेसिडेंट, और ये हैं कि डेलीगेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री। ओके, और यहाँ पे कोई वीटो नहीं है, वन कंट्री वन वोट का रूल है, और इसको बोलते हैं टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ओके, हमने देखा था कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है, और ये प्रेसिडेंट क्या रहता है कि इसका कार्यकाल सिर्फ 1 ही साल का रहता है, यानी कि हर साल जो प्रेसिडेंट है वो बदलता रहता है। जो करंट के हैं वो है मिस्टर अब्दुल्ला शाहिद, और जो कि मालदीव से हैं। पहले कौन से थे? पहले थे पॉल हेनरी सार्क, जो कहाँ से थे? जो बेल्जियम से थे। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया से कोई रहा है प्रेसिडेंट? और रहे हैं विजय लक्ष्मी पंडित जी रही हैं 1953 में, और ये कौन थी? जो चाचा नेहरू थी, ये उनकी सिस्टर थी। ओके, अब बात करते हैं रोल एंड फंक्शंस की। रोल एंड फंक्शन देखो, इसको बोलते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या काम होगा? डिस्कस एंड डिबेट होगा। तो डिफरेंट जो यूएन के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं यहाँ पे, उनके ऊपर डिस्कस होता है, डिबेट होता है, और रिजोल्यूशन पास होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रिजोल्यूशन ये पास करती हैं वो बाइंडिंग नेचर नहीं होती उसकी। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसका होता है यूएन बजट। यूएन बजट को क्या करता है? ये मतलब पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, ये सब का डिसीजन कौन करता है? यूएन जनरल असेंबली करती है। लेकिन जो ये डिसीजन होता है बजट वाला, ये बाइंडिंग डिसीजन होता है। इसके अलावा ये अपॉइंटमेंट का काम करती है। अपॉइंटमेंट जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं जैसे कि यूएनएससी के, उनका अपॉइंटमेंट का काम भी यही करती है। और जो अपकमिंग प्रेसिडेंट है उसका डिसीजन भी जो असेंबली कन्वीन होती है उसमें लिया जाता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जैसे कि क्योंकि जो इसका प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का होता है। तो नेक्स्ट कौन प्रेसिडेंट रहेगा उसका डिसीजन लिया जाता है हर साल। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम इसका एडमिशन, सस्पेंशन एंड एक्सपल्सन ऑफ द मेंबर। ठीक है, लेकिन जो ये डिसीजन है ये क्या है कि एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं है, यानी कि जो यूएन जनरल असेंबली है ये अकेले इस डिसीजन को नहीं ले सकती है। यूएनएससी की रिकमेंडेशन मस्ट है इस डिसीजन के लिए। ओके, इसलिए क्या है कि जो ताइवान है, कहाँ पे है? ये रहा ताइवान। ताइवान और वेस्टर्न सहारा, ये क्या है कि यूएन के मेंबर नहीं बन पाए क्योंकि ताइवान, चाइना को प्रॉब्लम है ताइवान से, और वेस्टर्न सहारा से प्रॉब्लम है मोरक्को को, स्पेन को। ओके, जो लास्ट मेंबर ऐड हुआ था वो था साउथ सूडान। साउथ सूडान देख लेते हैं कहाँ पे है साउथ सूडान। ये है इंडिया, ये है अफ्रीका, और यहाँ पे है अपना साउथ सूडान। साउथ सूडान, साउथ सूडान से, और ये है अपना हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या होता है कि 4 कंट्री आती हैं, एरिट्रिया, इथोपिया, ये छोटा सा जिबूती, और सोमालिया। ठीक है, इस पोर्शन को याद रखना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और यहाँ पे एक और है अबेस। ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पे जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज है काफ़ी डिप्लॉय रहती हैं। और यहाँ पे अपना 4 इंपॉर्टेंट कोस्ट, इफ टाइम परमिट वी विल डिस्कस ईच वन बाय वन। ओके, तो जो इथोपिया है यहाँ से एक रिवर निकलती है ब्लू नाइल, और जो सुडान, साउथ सुडान है यहाँ से रिवर निकलती है वाइट नाइल, और दोनों मिलती हैं अपने जो सुडान की कैपिटल है खार्टूम से, और यहाँ से फिर निकलती है नाइल रिवर जो आगे गिरती है मेडिटेरियन सी में। जो नाइल रिवर है ये इजिप्ट की लाइफलाइन है। अभी करंट में क्या है कि यूथोपिया जो ब्लू नाइल है उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहा है, ग्रेट यूथोपियन रेनेसा डैम, जिससे क्या है कि इजिप्ट को प्रॉब्लम है, और टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर दोनों के बीच में फ्यूचर में अगर वार ब्रेकआउट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यूएनएससी कुछ ऐसी दिखती है यूएनएससी, यहाँ पे मतलब मेंबर बैठे रहते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट डेलीगेशंस होते हैं।
यूएन जनरल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर में कौन से हैं? अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन, और जिनके पास वीटो है। वीटो में क्या होता है कि कोई रेजोल्यूशन यूएनएससी में लेके आता है, जो यूएस यूएनएससी में आता है, और इन 5 में से कोई भी एक कंट्री ये बोल दे कि नहीं भाई साहब मुझे पसंद नहीं आया, तो वो रेजोल्यूशन कभी भी पास नहीं होगा। ओके। तो नॉन परमानेंट मेंबर में क्या होता है कि जो 10 मेंबर हैं, ये 2 साल के टर्म, इनका जो टर्म होता है वो 2 साल का होता है, और ये जो 5 ग्रुप है यहाँ से सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। 2 टर्म का मतलब है कि जो हर साल क्या है कि 5 मेंबर रिटायर होते हैं और 5 नए मेंबर ऐड होते हैं, और जो रिटायर्ड मेंबर है वो मतलब क्या है कि नेक्स्ट साल के लिए इलेक्ट नहीं हो पाते, यानी कि वो री इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। और जो ये ग्रुप है 10 मेंबर हैं, इनके पास वीटो नहीं होती है। ओके। तो देख लेते हैं कि एशिया पैसिफिक है। एशिया पैसिफिक के पास कितनी है? 2 सीट हैं। अफ्रीका के पास टोटल 3 सीट है यहाँ पे। ये है लैटिन अमेरिका, इसके पास भी 2 सीट अलॉट हैं। और ये है ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, इसको भी 2 सीट अलॉट है। ओके। और लेकिन इन 10 में क्या होता है कि वन मस्ट बी फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड में क्या था कि जो अर्स्ट वाइल ओटोमन एम्पायर था वो कंट्रीज आते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये देखा जाए तो ये दोनों में पड़ता है, अफ्रीका में भी है और ये एशिया पैसिफिक में भी है। जो अरब वर्ल्ड के जो मेंबर हैं वो अल्टरनेटिवली सेलेक्ट होते हैं, एक बार यहाँ से और दूसरे एक बार यहाँ से। यूएनएससी में क्या है कि काफ़ी डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी कैसे है कि अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे यूएन में क्या है कि सॉरी यूरोप में क्या है कि टोटल 2 तो परमानेंट मेंबर ही हैं यहाँ पे, यूके एंड फ्रांस। ठीक है। और इनडायरेक्टली क्या है, इनको 3 सीट और अलॉट है यहाँ पे। तो 5 में से टोटल 15 सीट तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है कि यूरोप को ही अलॉट हो गई है। इसलिए क्या करते हैं कि G4 कंट्रीज हैं जो कि यूएनएससी में रिफॉर्म की डिमांड करते हैं। G4 में क्या है अपना, यहाँ से इंडिया है, इधर से ब्राज़ील है, यहाँ से कौन है, यहाँ से जर्मनी है और यहाँ से जापान है। ये है G4 के मेंबर और ये यूएनएससी में रिफॉर्म की डिमांड करते हैं। इसी तरह क्या है कि और भी मेंबर हैं कॉफ़ी क्लब के, वो क्या है कि जो G4 की डिमांड है उसके अगेंस्ट में रहते हैं। अब कौन है, इनको लीड करता है यहाँ से पाकिस्तान। डेफिनेटली अगर इंडिया कहीं कुछ काम बोलेगा तो पाकिस्तान तो अगेंस्ट होगा ही। यहाँ से अर्जेंटीना, इधर से क्या है इटली और स्पेन, वो भी मेंबर हैं ये भी। तो यहाँ पे साउथ कोरिया, ये है कॉफ़ी क्लब के मेंबर हैं। ओके। यूएनएससी के अगर रोल एंड फंक्शन की बात करें तो इसका काम है इंश्योर द पीस एंड सिक्योरिटी। कैसे करता है पीस एंड सिक्योरिटी? थ्रू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज, इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड मिलिट्री एक्शंस। ओके। पीस कीपिंग ऑपरेशन की बात करें तो ये टोटल अब तक एक्टिव हैं। ये पीस कीपिंग ऑपरेशन है डिफरेंट ये कंट्रीज में है, और ये ईयर है कितने साल से एक्टिव है। यहाँ पे अगर बॉटम में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान भी है, 70 ईयर हो गए हैं जो ये यूएन मोक्सिप है ये चल रहा है। यूएन पीस कीपिंग में जो इंडियन फोर्सेज है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ओके। जो करंट यूएन के में पीस कीपिंग ऑपरेशन है इसमें जैसे कि ये देखो जो साउथ सूडान के पास में जो टेरिटरी थी वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये वही है। इसके डिफरेंट है, लाइबेरिया है। ओके। आयरलैंड भी है उसमें। नेक्स्ट अपना इकोसोक। इकोसोक के टोटल कितने हैं? टोटल 54 मेंबर हैं, और उसका जो मेन काम रहता है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को टू डिस्कस इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसी रिगार्डिंग द इशू। ओके। अगर रोल एंड फंक्शन की बात करें टोटल तो इसका काम रहता है कि एसडीजी गोल को इम्प्लीमेंट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जीरो हैंगर होता है, यानी कि हेल्दी वर्ल्ड, हेल्दी नेशन, हेल्दी पीपल एंड ह्यूमन राइट्स। ओके। अब ये इतने सारे काम क्या है कि अकेले नहीं करता। हमने देखा था कि जो इकोसोक होता है 17 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं और जो एनजीओ हैं उनके साथ क्लोज रिलेशन में काम करता है टू डू ऑल दिस वर्क। ओके। नेक्स्ट अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं। और टोटल 15 मेंबर होते हैं जिनका ईच मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 9 ईयर का होता है। और जो इलेक्शन प्रोसेस है वो 3 साल में एक बार इलेक्शन होता है यहाँ पे, 3 साल में एक बार इलेक्शन। और 3 साल में क्या होता है कि 5 मेंबर रिटायर होते हैं और 5 न्यू मेंबर सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जो इलेक्शन है वो यूएन जनरल असेंबली और यूएनएससी दोनों में अलग अलग वोटिंग होती है, और दोनों का जो वोटिंग पास है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए रिजोल्यूशन दोनों में।
इस जो करंट जो 15 मेंबर हैं उनमें से जो एक मेंबर है इंडियन जज जो मिस्टर दलवीर सिंह भंडारी हैं, जो कि शायद 2027 तक आईसीजे के मेंबर रहेंगे। ओके, ये काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम, क्योंकि इनके जो काउंटर पार्ट थे उस टाइम जो ब्रिटिश जज थे उनको हरा करके आखिरी टाइम पे उन्होंने क्या था कि अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था, और इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था। और ऐसा हिस्ट्री में अब तक 1945 से लेकर के अब तक ऐसा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो इन 15 मेंबर्स में थे एक भी ब्रिटिश जज नहीं है। तलवीर भंडारी सर हैं अपने। रोल एंड फंक्शन क्या है? अब कोर्ट का क्या काम रहता है? डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम रहता है। जैसे कि अभी करंट में देखा था कुछ टाइम पहले हमने, जो इंडिया है, जो पाकिस्तान बोलता है कि जो कुलभूषण जाधव जी हैं ये इंडियन स्पाई हैं, इनका केस क्या था कि आईसीजे में लेके गया था, और आईसीजे ने उस पर डिसीजन पास किया था 2019 में कि जो पाकिस्तान है इमीडिएटली ग्रांट था कॉन्सुलर एक्सेस। कॉन्सुलर एक्सेस में क्या होता है कि जिस कंट्री से सिटीजन को आप कैप्चर करते हो तो उसकी एम्बेसी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, फिर एम्बेसी उस पर्टिकुलर पर्सन से क्या है कि बात करती है। अब पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं था, तो आईसीजे ने बोला है कि भाई साहब ये सब करो और जल्दी से जल्दी करो, और जो आपका डिसीजन है उसको रिव्यू करो, रिकंसिडर करो। काफ़ी बड़ी जीत थी इंडिया की ये। नेक्स्ट अपना ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल में क्या होता है कि जो इसका मेन काम था वो था कि डीकोलोनाइज करना, यानी कि जो कंट्रीज थे उनको इंडिपेंडेंस दिलवाना। इस टाइम पे क्या है कि ज़्यादातर कंट्री इंडिपेंडेंट हो ही चुकी हैं पहले से। वो बात अलग है कि इनकी फ्रीडम रियल है कि नहीं, वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन फ्री कंट्री है। तो जो लास्ट कंट्री फ्री हुआ था वो था पलाऊ था 1994 में, और उस टाइम से लेकर के अब तक क्या है कि ये सस्पेंड है। पलाऊ की लोकेशन देख लेते हैं, ये इंडिया है, और यहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए ये अपना पपाया न्यू गिनी है, फिलीपींस है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है पलाऊ। ओके, नेक्स्ट अपना यूएन सेक्रेटेरिएट है, ये न्यूयॉर्क में है और ये उसका हेडक्वार्टर है। रोल एंड फंक्शन की बात करें तो ये जो यूएन के जो डे टू डे वर्क है उनको हैंडल करता है, और जो डिसीजन लेते हैं डिफरेंट ऑर्गन उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम भी इसी का रहता है। और ये क्या है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूएन की, और इसको हेड कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल करता है। करंट सेक्रेटरी जनरल है अपने एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ से हैं वो? पुर्तगीज हैं। और पुर्तगाल कहाँ पे है? ये इंडिया है, और यहाँ पे स्पेन एंड पुर्तगाल है। ये वास्को डी गामा यहीं से फर्स्ट टाइम इंडिया में आए थे। ओके, तो हमने देखा कि हमने बेसिक कवर किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर किया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे इवॉल्व हुआ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है कि जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उनको कवर किया। यूएनएससी उनके क्या रोल हैं, क्या फंक्शन है, यूएनएससी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आईसीजे ट्रस्टशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। ये जो नेक्स्ट है हम अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट और सजेशन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।